अस्सलाम वालेकुम। 7 RY कैसे में यास्मीन खान और आज है 17 मार्च 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि ईरान का सीजल मिसाइल हमला, अब इसराइल के कमांडो सेंटर्स इसमें तबाह हुए हैं, जो अब तक सबसे ज्यादा तबाहकुन और शदीद हमला कहलाता है। अब तलबी पर जोरदार धमाके हुए जहां ईरान के मिसाइल से अंडरग्राउंड शटर, जहां पर टॉप क्लास इनकी कमांडोज और हलाक भी हुए और जख्मी भी हुए। इससे पता चलता है कि ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो अब पहले से ज्यादा बेहतर है। हालांकि अभी तक इन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी यूज की है जिसके तहत मिसाइल और बम्बों का इस्तेमाल किया गया। अब ऐसे जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हैं जिन्हें अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया। ये सारे जो मिसाइल थे वो सारे पहली टेक्नोलॉजी के तहत तैयार हुए थे जो कि अभी तक ईरान इस्तेमाल करता रहा है। अब इस सिलसिले में ईरान के ड्रोन्स ने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी भगदड़ मचा दी है। क्यों? क्योंकि एक फ्यूल टैंकर पर आग लग गई है वहां पर दुबई इंटरनेशनल के एयरपोर्ट के करीब। फिर उसके बाद इनकमिंग और आउटगोइंग जितनी भी फ्लाइट्स थी वो सारी कैंसिल कर दी गई दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब इसके बाद नेटो धमकी के सिलसिले में मैं आपको न्यूज दे रही हूँ। इस वक्त ट्रम्प बहुत ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने नेटो को धमकी दी है कि अगर इनके इत्तेहादी जो हैं, मुल्क उनके इत्तेहादी और जो कि इस से ताल्लुक रखती हैं वो कंट्रीज इत्तेहादी मुल्क से आबनाए हरमन्स को जो कि वहाँ की वर्शिप महफूज के लिए अगर ना भेजे गए तो नेटो का मुस्तकबिल जो है वो बहुत बुरा होगा। नाज़रीन, पहले ये इत्तेहादी मुल्क जो थे इसके साथ वो ट्रम्प को कह रहे थे कि हम आपके साथ मिलके जंग करेंगे और अपने जो कि फौजी भी भेजेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब वो पीछे हटते जा रहे हैं। अब इस वक्त बरतानिया, जापान, फ्रांस जैसे ममालिक पीछे हट गए हैं। आपने हरमस पर ईरान का जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त कंट्रोल बढ़ चुका हुआ है और तेल की कीमतें डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसकी प्राइसेस पूरी दुनिया में। नाज़रीन, अब तेल जो है वो इस वक्त फी बैरल $100 फी बैरल से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जब तक कि ना वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आबनाए हरमस जो है वो का रास्ता ना खोला गया तो जो तेल है इस वक्त यानी कि पेट्रोल वो 150 फी बैरल से भी ज्यादा जो है वो इसकी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। अब ट्रम्प जंग खत्म बेसिकली करना चाहता है और किसी ना किसी तरीके से वो चाहता है कि मैं फतह का ऐलान कर दूं, लेकिन ईरान जो है वो चाहता है इस जंग को अब लिंगर ऑन करना। अब इसके बाद चीन का घेराव और हिकमत अमली में आपको इस सिलसिले में न्यूज देने लगी हूँ कि चीन का ताइवान पर चारों तरफ से कहा जाता है कि घेराव इस वक्त हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जो वॉर है उसको तकरीबन 16 डेज हो चुके हैं और चीन ने पहले, आपको पता ही है कि पूरी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। अब उसके भी कुछ रीजन थे। अब चीन के 26 जो है इस वक्त फाइटर तैयारे ताइवान के इर्द गिर्द देखे गए हैं। अब ताइवान ने ऐलान किया है कि पीएलए की एक्टिविटी पहले खामोश थी और 7 बहरी जहाज भी देखे गए हैं और इस वक्त 16 जेट्स तैयारे भी देखे गए हैं। नाज़रीन, ये इसकी हिकमत अमली थी क्योंकि वो चाइना जो था वो पहले खामोशी से देख रहा था कि अमेरिका की जंग इसके साथ, ईरान के साथ होती है तो वो क्या करता है, उसकी क्या हिकमत अमली है और वो कितनी फतह हासिल करता है। उसके बाद जो है वो अब साथ साथ अपनी तैयारी कर रहा था चाइना पूरी तरह से। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल बताती हूँ। तो नाज़रीन, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि चाइना जो है वो ताइवान के इर्द गिर्द जिसके जहाज देखे गए हैं, अभी 16 जिसके जेट्स तैयारी भी देखे गए हैं और चीन ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। अब फिर अमेरिका अपने जितने भी इजाफी उसके साउथ चाइना सी है इससे हटाकर मशरकी वस्ता उसने अपने जो कि उसका था मिसाइल और सारा सिस्टम वो उसने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जबकि अमेरिका ईरान जंग में इस वक्त फंस चुका है। तो चीन ने मौका देखते हुए ताइवान का मुकम्मल घेराव कर लिया। अब चीन को मालूम है कि अमेरिका को इस वक्त 2 महाजों पर लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चीन की ये हिकमत अमली सोची समझी मंसूबे के तहत ही इधर से ताइवान के
$9 بلین کا دفاعی معاہدہ بھی کر لیا تائیوان کے ساتھ۔ اب امریکہ میں جو ہے وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہمت ہے تو اپنے جہاز خلیج فارس میں بھیجو، یہ اس کو ایک دھمکی دی گئی ہے، یعنی کہ امریکہ کو۔ اب اس سلسلے میں ناظرین یہ ایران نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہمت ہے تو اپنے جہاز خلیج فارس میں لے آئے، اپنی جنگی جہاز خلیج فارس میں لے آئے، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو تھریٹ کر رہا ہے۔ اب آبنائے ہرمز کے سلسلے میں سنیں کہ آبنائے ہرمز میں ٹرمپ کو جھٹکا لگا ہے، وہ اس طرح کے فرانس، جاپان اور آسٹریلیا نے بحری جہاز بھیجنے سے اپنے انکار کر دیا ہے۔ تو ناظرین وہ پہلے اتحادی، جو کہ اتحادی ملک میں کہتی ہوں وہ یہی ملک تھے، یہ لوگ پہلے ساتھ دے رہے تھے، اب جب کہ ٹرمپ نے قدم رکھ لیا ہے وار میں اور نتن یہو نے اس کو رکھوایا ہے اس کا قدم، تو اب یہ کنٹریز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ اس کا ریزن ایک ہی ہے کہ جو کہ ایران ہے وہ جہاں جہاں پر بھی امریکہ کے اڈے ہیں یا امریکہ کے فوجی ہیں یا امریکہ جہاں جہاں سے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ اس کنٹری کو اس جگہ پر جہاں کے امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے فوجی ہیں، تنصیبات ہیں، وہ وہاں پر ایران ریٹرن حملہ کرتا ہے۔ تو ناظرین وہ پھر ان کنٹریز کا بھی جو کہ سارا سسٹم ہے اکنامکلی بھی وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ کنٹریز جو ہیں وہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں۔ اب آسٹریلیا اور جاپان نے بھی اپنے جہاز بھیجنے سے اس وقت انکار کر دیا ہے۔ تو ناظرین ٹرمپ کو تو پہلے ہی محمد بن سلمان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ فون پر کہتا رہتا تھا کہ ایران کو مارو اور حملہ کرو، ایران کو مارو، وہ تقریباً آلموسٹ اس کو ڈیلی فون کرتا تھا ٹرمپ کو اور اس کو پریشرائز کرتا تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کرو، حالانکہ یہ محمد بن سلمان کو ویسے ایسے ایز ایک مسلم کنٹری کرنا نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو ناظرین واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر تھی، اور اب نیو یارک ٹائمز کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لیٹسٹ جو ہے وہ اس نے بھی کلیم کیا ہے کہ ٹرمپ کو اس نے بہت زیادہ مشورہ دیا ہے کہ مزید مارو، یعنی کہ ایران کو مزید مارو، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہے ناظرین۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب پر بھی ایران کے 60 ڈرونز نے حملہ کیا ابھی لاسٹ نائٹ، جو کہ بھی گزری ہے ناظرین۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم ڈویژن کا یہ عالم ہے کہ وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس صرف 27 ڈیز کا پیٹرول باقی ہے، اس کے بعد سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے سوائے مریم صفدر کے جہاز کے علاوہ۔ اب ناظرین 21 دن کا ڈیزل سے مطلب مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کر رہی، اصل ڈیزل کی بات کر رہی ہوں میں۔ پاکستان کے پاس اس وقت صرف 21 ڈیز کا ڈیزل ہے اور صرف 9 ڈیز کا جو ہے وہ ایل پی جی باقی ہے، یعنی کہ 27 ڈیز کا صرف پیٹرول باقی ہے، 21 دن کا ڈیزل اور 9 ڈیز کا ایل پی جی باقی ہے۔ اور ساتھ ہی پیٹرولیم سیکٹر جو کہ سیکٹری ہے اس نے یہ بتایا کہ 14 اپریل، یہ جو بھی اپریل آ رہا ہے، اس کے بعد ملک جو ہے وہ اس میں ایل این جی دستیاب نہیں ہوگی۔ اب بتائیے جو پاکستان میں نہ ایل این جی ہوگی، نہ پیٹرول ہوگا، نہ ڈیزل ہوگا، نہ ایل پی جی ہوگا، تو کیا ہوگا؟ صرف کرپشن ہی کرپشن ہوگی۔ اب یہاں بہت زیادہ جو کہ رچ پیپل ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جن کے پاس کرپشن کا بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ تیل ادھر ادھر سے مہنگا بھی پکڑ کے یا تو ریزرو رکھ لیں گے یا اس کو استعمال کریں گے، اور یہ صورتحال ہوگی۔ باقی سب کی جو گاڑیاں چھوٹی بڑی اسکوٹر چیزیں وہ ساری بند ہو کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اب جس کے بعد ملک میں جو ہے وہ پاور سیکٹر، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپریل کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا۔ تو اپریل تو ابھی آیا، کچھ ہی دن بعد اپریل ہے، مطلب یہ کہ یہ بجلی بھی بناتے ہیں، باقی فرٹیلائزر کو بھی دیتے ہیں، وہ بھی اس سے تیار ہوتا ہے۔ اب تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور بجلی بھی بڑھے گی۔ یہ پہلے آپ ایک کلپ دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، اس سے بھی پتہ آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ انتظار کریں کہ اور تھوڑے دن بعد جو ہیں وہ آ گئی، روٹی نہیں تھی، اب پیدل چلنا تیار، یا سائیکلیں رکھ لیں آپ اور سائیکل سے چلیں، ویسے بھی سب کے بلڈ پریشر بھی کم ہو جائیں گے اور شوگر بھی کم ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں نے پھر بھی جو ہے وہ بہادری نہیں پکڑنی، بزدل رہنا ہے پاکستانی قوم نے، جو بھی ہو جائے۔ ناظرین اس کے بعد لیکن حکومت کی اپنی عیاشیاں ویسے ہی قائم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، چاہے پاکستان کے پاس جو ہے وہ 27 دن کا ٹوٹل پیٹرول اور چیزیں رہ گئی ہیں، تو ناظرین جنید صفدر جو کہ مریم صفدر کا بیٹا ہے، وہ ابھی انہی پاکستانی قوم کے پیسے سے اس کی شادی کی تھی دوسری، ابھی اس کو پاکستانی قوم کے سے
पैसे से ही जहाज लेके तो अपने बेटे को जो है वो हनीमून के लिए भेजा था। अभी वो आया और उसके वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरे, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली गई। तो नाज़रीन, इससे पता चल रहा है कि इन लोगों ने सिर्फ अपनी इयाशी के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा, पाकिस्तानी कौम के बजट का पैसा और जितने भी IMF से कर्जे लिए जाते हैं वो सारे अपने लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि अब देखा जाए तो अगर कोई और कंट्री है तो फौरन सू कर देंगे कि भी इसके बेटे का क्या काम है पाकिस्तान के पैसे से लिए हुए जहाज में अपना हनीमून बनाने की। तो नाज़रीन, ये पूरी फैमिली को पता चल जाए अगर वो सही कंट्री और सही वहाँ पर सू किया जाए और कोई आगे से अदालतें सही हों जो कि अदालतें फैसला कर सके। लेकिन अदालतों के तो मुंह बंद करने के लिए उसने इनके लिए और गाड़ियां BMW ले ली है ताकि इनकी जबानें जो हैं जजों की बंद हो जाएं। उसकी मैं डिटेल थोड़ी सी के आगे आपको मैं बताती हूँ। तो नाज़रीन, ये मरियम सफदर जो है वो भी अपने बाप की तरह वही खाने पीने वाला ही खाता है, जैसा बाप वैसी बेटी। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है और बहुत ज्यादा शोर पड़ा हुआ है। पहले आप ये क्लिप देखिए। नून लीग की तर्जमान हो, शरीफ खानदान की तर्जमान सुने जी। सरकारी तैयारे पर प्रोपेगेंडा करने वालों को अब मुआफी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उन्हें अदालतों में कानून का चले जी, मुबारकबाद पेश करते हैं। जहाज जिवें ही लाहौर वापस आया तो ये फसली मेंढका भी आ गई, झूठा दे पलंदे। ਉਹ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਡਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਹਾਲੀ भी वजीर है क्योंकि बेगैरत औरतें वोट लेके आई ही नहीं। ये तो जर्नैलों की रखेले हैं, उनकी लौंडियां उनकी गोदों में बैठ के आई हैं। अगर ये आती ना अवाम के वोट से, हमारे वोट से, तो इन्हें पता चलता कि ये अवाम का पैसा है, इसको कैसे जाया करना है। अब ये धमकियां पर्चे करवा देंगे, जेलें, अदालतें। अदालतें कौन सी? वही जो तुम्हारी लौंडियां बनी हुई हैं। अदालतें तो है नहीं, ये तो कोठे हैं। यहाँ कौन से हक और सच के फैसले हो रहे हैं? तुम नून लीग की तर्जमान हो, शरीफ खानदान की तर्जमान। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा, इससे आपको पता चल गया होगा। और आगे से भी कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम सफदर इन्होंने तकरीर की थी। वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी कौम को जो है वो कफायत शारी से जो है वो दिन गुजारनी चाहिए, कफायत शारी इख्तियार करनी चाहिए और रोटी भी एक खानी चाहिए और खुद जहाज़ों में फिरना चाहिए, हनीमून मनाना चाहिए, वे आना जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। नाज़रीन, तो ये इनकी सूरत हाल है और वो भी पैसा किसका? कौम का पैसा खर्च किया जाता है। जब ये लोग वैसे बाय द वे, आप लोग जब कौम का पैसा खर्च करते करके अपनी याशियां करते हैं, आपको उसका थोड़ा सा भी फील नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। इंसान का एक थोड़ा सा अंदर एक ज़मीर होता है, वही आवाज देता है कि हम कर क्या रहे हैं। आपको बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती। कमाल ही हो गई है वैसे। फिर उसके बाद नाज़रीन, मरियम सफदर के ने ये भी कहा कि जो 2 दिन की तनख्वाह है कफायत शारी के बाद, पहले तो एक रोटी का मशवरा दिया है शहबाज शरीफ ने भी और मरियम सफदर ने भी। अब कह रही कि जो कि कफायत शारी के आलम में ये भी कह रही है कि जो 17 ग्रेड के ऑफिसर्स को कि जो 2 दिन की उनकी तनख्वाहें हैं वो भी उनकी जो उनको नहीं दी जाएंगी और पंजाब हुकूमत के खाते में डाली जाएंगी। यानी कि उनके 2 दिन की तनख्वाहें भी ग्रेड 17 के और या उससे ऊपर वालों की जो है उनके मतलब 18 ग्रेड ले लें या मे भी शायद 19 भी हो, तो इनकी 2 डेज की जो कि सैलरीज हैं वो ये लोग डाल लेंगे उसमें। वो भी खाए पिएंगे, वो भी काफी करोड़ों रुपए बन जाने। इस तरह महंगी तरीन आप देखें जजों के जो है वो, मैंने अभी बात की थी ना, कोई और कंट्री हो तो वहां पर फौरन सू कर दिया जाए, अब यहाँ पर हो तो फौरन सू कर दिया जाए कि तुम्हारा क्या काम है कि कौम के खजाने के पैसों में से और जहाज लेकर मैं प्राइवेट निकल जाऊं। और इट इज पॉसिबल, कैसे जा सकती? तो बेटे को दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। तब इसी तरह आप ये देखें कि जजों के पास जाकर अगर सू किया जाएगा तो उन्होंने क्या डिसीजन करना है। उनको तो अभी महंगी तरीन दुनिया में पेट्रोल महंगा और महंगी तरीन 10 गाड़ियां लेके दी जा रही है। भी क्या जरूरत है और 10 गाड़ियां लेके कौम के पैसे का? वही कौम के ऊपर पैसा लगाओ जो कि भूखे मर रहे हैं। तो करोड़ों रुपए की उनको गाड़ियां लेके दी जा रही है। और फिर इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तानी पहले कभी सुना करते थे कि औरतों के कारोबार होते हैं, अब तो ये सुन रहे हैं कि मर्दों के भी बोलियां लग रही हैं। तो अब मर्दों को भी गिरवी रखा जा रहा है, जिसको मैंने पहले काफी वीलॉग 1-2 कर चुकी हूँ। और अब ये आप देखिए, क्लिप देखिए पहले आप। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੀਆਈ ਵੇਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਵੇਚਣੇ ਆਪਦੇ ਖੋਤੇ ਵੇਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸੱਜਣੇ ਵੀ ਸੱਜਣੇ ਨੇ। तो नाज़रीन ये आपने मर्दों के सिलसिले में देखे कि इनकी फ़रोख्त के सिलसिले में ये क्लिप, तो ये आलम हो गया है कि अब जो है वो लोग बाहर मिडिल ईस्ट में या इधर उधर दूसरी कंट्रीज में जॉब के लिए गए हुए हैं, उनके पैसों जो रास्ते में वो कहते हैं किस तरह रोक लिए जाएंगे और किस तरह के उनके पैसों का इस्तेमाल जो है वो ज़बरदस्ती किस तरह करके उनको एज ए गारंटी के तौर पर भी जो है वो रखा जा रहा है। कभी ये नहीं सुना था, पहले PIA बेची है, पाकिस्तान का सारे असासे इन्होंने बेचे हैं। नाज़रीन अब जो है पाकिस्तानी मर्दों की कीमत लग रही है, अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि अब औरतों की बारी आ जाएगी। तो नाज़रीन मेरा चैनल जी 7RYK, इसको हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और टिकटॉक पर देखकर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।